हब ट्रांसपोर्ट सर्वर, यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर, मेल बॉक्स सर्वर, एज सर्वर और क्लाइंट एक्सेस सर्वर। ये पांचों अब मैंने आपको बताया इन पांच में से तीन मैंडेटरी हैं जिनके बगैर आपका मैसेजिंग सेटअप कंप्लीट नहीं हो सकता। वो कौन कौन से हैं? वो हैं, इन अदर वर्ड्स कि हमारी एक्सचेंज रन नहीं कर सकते। हाँ एक्सचेंज रन नहीं कर सकते, यानी एक्सचेंज का जो पूरा सेटअप है वो आपका वर्केबल नहीं हो सकता जब तक ये तीन रोल्स आपके पास ना हो। मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस, हब। मेल बॉक्स सर्वर, क्लाइंट एक्सेस सर्वर और हब, इन तीन के बगैर आपका मैसेजिंग सेटअप बिल्ड नहीं हो सकता। जो बाकी दो हैं, तो बाकी दो रोल्स आपको मैंने लिखवाए हैं, एक एज सर्वर और एक यूनिफाइड। ये दोनों ऑप्शनल है, इनकी ज़रूरत है तो लगा लें। यूनिफाइड मैसेजिंग किस लिए? अगर आपके पास वॉइस का एनवायरनमेंट है, वो जो आप नईम साहब के साथ देख के आए हैं, तो अगर आपके पास वॉइस का एनवायरनमेंट है और आप एक्सचेंज को, अपने एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं वॉइस के साथ भी, फिर आपको यूनिफाइड मैसेजिंग की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर अभी प्योर नॉट, हमारे पास वॉइस की एनवायरनमेंट मतलब वॉइस डिप्लॉयमेंट, वॉइस ओवर आईपी आपके पास डिप्लॉयड है, है वो एक्सचेंज का काम नहीं, वो तो अलग चीज़ है ना, उसको इंटीग्रेट करना है एक्सचेंज के साथ। आप चाहते हैं जो मैं मेल भेजूँ उसकी वॉइस फॉर्म में डिलीवर हो, आप चाहते हैं कि यूज़र आए, उसने कॉल की, मैंने पीबीएक्स पे डायल किया नंबर, 2 दफ़ा रिंग हुई, बंदा अटेंड नहीं कर सकता था, अब रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पर ये कॉल एक्सचेंज पे, ठीक है, मैं ऑटो टेलर मशीन आंसर दे और मैं उसे अपना मैसेज राइट करवा दूँ, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो मैसेज वॉइस मैसेज एग्जैक्टली। आप अगर चाहते हैं कि आपका यूनिफाइड मैसेजिंग एनवायरनमेंट, आपका जो एक्सचेंज एनवायरनमेंट है वो यूनिफाइड मैसेजिंग एनवायरनमेंट हो जाए, फिर आपको यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर की ज़रूरत है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। नहीं, कन्वर्टर जो मैंने आपको बताया है वो तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट इंस्टॉलेशन में मांग लेगा, इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़, आपको एक गेटवे चाहिए होगा जो आपके मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करवे वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और वो एक्सचेंज नहीं है, वो अलग प्रोडक्ट होगी, ठीक है, जिसका एक एंड आईपी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा एंड वॉइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। हाँ नहीं, यूनिटी जो आप कह रहे हैं वो तो सिस्को की प्रोडक्ट है, मैं सिस्को यूनिटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ, मुझे यूनिटी की बातें नहीं करनी है, मैं उनका भी आपको आंसर कर सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं वॉइस स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो जो एक्सचेंज के एंड का काम है मैं आपको सारा बता दूंगा कि इसमें हंड ग्रुप किस तरह बनता है, इसमें आप पीबीएक्स के जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या करना पड़ेगा वो ना मेरा है वर्क और ना मैं अपनी डोमेन से निकल के दूसरे की डोमेन में घुसता हूँ, ठीक है। तो यूनिफाइड मैसेजिंग की ज़रूरत आपको उस वक्त है, एज ट्रांसपोर्ट सर्वर की ज़रूरत उस वक्त है। याद रखिएगा एज जो है वो सॉर्ट ऑफ फायरवॉल सर्वर है। अगर आप एज लगाते हैं तो एज पे कनेक्शन फिल्टरिंग होगी, एज पे रेसिपिएंट फिल्टरिंग होगी, समझ में आ रही बात? हर तरह की जो फिल्टरिंग होगी वो एज पे होगी, एंटीवायरस, एंटी स्पैम, ये सारा काम किसका होगा? ये एज का होगा। यानी एज आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा फ्रॉम इंटरनेट टू एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंटरनेट से कोई यूज़र अगर आ रहा है और वो एक्सचेंज तक जाना चाहता है तो पहले रास्ते में कौन आएगा? एज आएगा, ठीक है, बात समझ में आती है। मतलब एक हमारा आप समझ लें सेंट्रल पॉइंट है इंटरनेट टू एक्सचेंज, अगर जाना है तो उसके दरमियान जो एक फायरवॉल है हमारा एज ट्रांसपोर्ट। हाँ, आपकी मेल आई ना, एक ईमेल आई है, वो ईमेल पहले एज पे आएगी, एज उस पर एंटीवायरस अप्लाई करेगा, एंटी स्पैम अप्लाई करेगा, कनेक्शन फिल्टरिंग, रेसिपिएंट फिल्टरिंग, सारे ब्ला 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 सब चेक करके इंटेलिजेंट मैसेज फिल्टर जंक तो नहीं है, ये सब कुछ करके जब बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा तो मेल निकलता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर आप एज नहीं लगाते तो वो हफ्ते आती है, अगर एज नहीं है तो हफ्ते आएगी, ठीक है। But that doesn't mean कि edge is the replacement of hub. Keep that thing in mind. Even in the presence of hub, even in the presence of edge, you need a hub. Still you need a hub. उसकी वजह ये है, याद रखिएगा edge ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है। जो आपका edge सर्वर होता है ना, वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता, और इसलिए नहीं होता डोमेन का हिस्सा कि अगर उसे आप डोमेन का हिस्सा बना लेंगे और उस पर कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो आपकी पूरी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे डोमेन से बाहर रखते हैं
तो जाहिर है वो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, गार्ड है, तो गार्ड को घर से बाहर खड़ा किया है, गार्ड पे कंप्रोमाइज भी हो जाए तो स्टिल इंटरनल नेटवर्क उसके अलावा हो। तो एज के प्री रेक्विजिट में ये शामिल है कि डोमेन से बाहर हो। अगर डोमेन के अंदर है तो एज नहीं बन सकता, ये एज के प्री रेक्विजिट, यानी इट्स नॉट रेकमेंडेड, इट्स रिक्वायर्ड। एज सर्वर should be a part, should not be part of your Active Directory domain. बात याद रहेगी? यस सर। जब जब ये एक्सचेंज पे आएंगे तो ये सिर्फ यूजर रोल में चलाना पड़ेगा इस काम के लिए। देखिए एक बात याद रखें, जब आप एक्सचेंज का सेटअप चलाते हैं ना तो आपको सारे पांचों रोल्स वो दिखा देता है, ठीक है। रोल्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं कि एक ही सर्वर पे आपने मोर देन वन रोल कर दिया, ये सर्वर है इसी पे मैंने कर दिया एज, सॉरी एग्जांपल गलत हो जाएगी, इसी पे मैंने क्लाइंट एक्सेस सर्वर कर दिया, इसी पे मेल बॉक्स कर दिया, लेकिन एज अकेला होता है। जिस मशीन पे एज किया है उस पे कोई और रोल नहीं हो सकता। यानी आपके पास जो ऑप्शन आती है ना उसमें 4 ऑप्शन होती हैं, फिर लाइन है, फिर एज है। अगर आप उन 4 में से कोई सेलेक्ट करें अदर देन एज में तो एज ग्रे हो जाता है, अगर आप एज सेलेक्ट करें तो बाकी चारों ग्रे हो जाते हैं। मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर आप या तो एक सर्वर के ऊपर एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल रोल्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट नॉट एज। एज के लिए अलग एज अलग सर्वर होगा, बिल्कुल। बाकी भी अलग हो सकते हैं, सवाल अलग होने का नहीं है, सवाल इकट्ठे होने का। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, एक सर्वर पे आपने क्लाइंट एक्सेस सर्वर किया अकेला, एक और सर्वर में मेल बॉक्स किया और एक और सर्वर पे हब कर दिया, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि तीनों एक पे हो जाएं तो हो जाएंगे एक पे, एज नहीं होगा, एज हमेशा अकेला होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो आपसे इन रोल्स का पूछता है कि आप कौन कौन से रोल करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने। अच्छा ये देखें एक स्क्रीन आ रही है, एक्सचेंज का हमने सेटअप चलाया, उसमें ये स्क्रीन आई जिसमें पूछ रहा है कि आपके पास ओल्ड वर्जन ऑफ आउटलुक है, ये देखें। ठीक है, Outlook 2003 or entries in your organization means old versions of Outlook. Old means other than Outlook 2010 and 7. और अगर आप इसे यस करें तो ऑर्गेनाइजेशन में कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर इंस्टांस पब्लिक फोल्डर इंस्टॉल हो जाता है अगर मैं इसे यस कर दूँ, ये बात याद रखनी है। अगर मैं इसे यस कर दूंगा, अभी हमने विजिट चला के भी देखना, इसलिए डोंट वरी। अगर मैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मुझसे पूछता है कि डू यू हैव ऑफिस 2003 और अर्लियर वर्जन्स, मैं कहता हूँ यस आई डू हैव, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन पे आउटलुक 2003 है, तो वो यस कर दिया। इसका नतीजा क्या होगा कि ये पब्लिक फोल्डर्स क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा मैं भी बता देता हूँ। और अगर मैं इसे कर देता हूँ नो, मेरे पास कोई आउटलुक का ओल्ड वर्जन नहीं है, मैं बाद में भी पब्लिक फोल्डर इंस्टॉल कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। मैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन नो कर देता हूँ, मेरे सारे क्लाइंट आउटलुक 2010 और 7 यूज़ करें, तो वो फिर क्या करेगा, पब्लिक फोल्डर नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली जो ओल्ड क्लाइंट थे वो कोई ऐसा काम करते थे जिनके लिए पब्लिक फोल्डर होने चाहिए, और वही काम आउटलुक 2007 और 10 उस तरीके से नहीं करते, किसी और तरीके से करते। ठीक है, तो वैसे तो ये आगे की डिस्कशन है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, जितनी बात बता रहा हूँ उतना याद रखें कि एड्रेस बुक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब आप ईमेल कर रहे थे, आप 2 में जाएं तो पूरे सारे आ जाते हैं यूजर्स की, कॉन्टैक्ट्स की जो लिस्ट होती है। एक तो लिस्ट वो होती है ना जब क्लाइंट साइड पे मेंटेन करते हैं, एक लिस्ट वो होती है जो सर्वर साइड पे मेंटेन, ठीक है, और अपॉन रिक्वेस्ट वो आपको दे दी जाती है, यानी आप 2 पे क्लिक करें तो पूरी लिस्ट आ जाती है, उसे हम कहते हैं एड्रेस बुक। ठीक है, एड्रेस लिस्ट जो है या ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, एक्सचेंज की ज़बान में उसे हम कहते हैं GUL, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, GAL। ठीक है, तो ये जो GAL है ये क्लाइंट साइड पे डाउनलोड हो जाती है ताकि आपके लिए मेल कंपोज करना आसान हो जाए। ठीक है, एक हमारी ऑफलाइन एड्रेस बुक भी होती है। ऑफलाइन एड्रेस बुक वो होगी जो उस वक्त भी अवेलेबल होगी अगर आप एक्सचेंज से डिस्कनेक्टेड हैं। फ़ायदा क्या होगा, मेल कंपोज हो जाएगी। ठीक है ना, ऑफलाइन अवेलेबल, एक्सचेंज अभी ऑनलाइन नहीं, आपने मेल कंपोज की, ईमेल एड्रेस लिखा, ओके किया, जब एक्सचेंज ऑनलाइन आया तो मेल भेज दी। और समझ में आ रही है बात? यस सर। की बात है ना, सीना बड़ा आ रहा है यार, जी सर। बड़ी गर्मी है आप में, जी सर। रोज़े रखें 40-50 पर ठीक होगा काम। तो अब होगा क्या कि वो जो ऑफलाइन एड्रेस बुक है वो क्लाइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होने के 2 तरीके हैं। उस ऑफलाइन एड्रेस बुक को क्लाइंट पे भेजने के 2 तरीके, एक है वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन और एक है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक फोल्डर्स। बात समझ में आई?
ऑफलाइन एड्रेस बुक को क्लाइंट पे भेजने के दो तरीके हैं, एक है वेब डिस्ट्रीब्यूशन और एक है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक फोल्डर। अब मसला ये है कि जो नए क्लाइंट्स हैं ना, ऑफिस 2007 और आउटलुक 2010, ये सपोर्ट करते हैं किसी वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन जो ऑफिस 2003 है और ओल्ड वर्जन्स वो वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट नहीं करते। तो फिर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करेंगे? पब्लिक फोल्डर। अब आप सोचें, जब आप इसे करेंगे यस तो क्या होगा? पब्लिक फोल्डर इंस्टॉल होगा ताकि ऑफलाइन एड्रेस बुक डिस्ट्रीब्यूट हो सके पुराने वाले क्लाइंट्स में। लेकिन अगर आपके पास पुराने क्लाइंट हैं ही नहीं, नए हैं सारे, तो वेब डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करें। समझ में आती बात? अभी एक्सचेंज में हम इसे देखते नहीं है कि ये ऑप्शन है कहाँ पे। ठीक है, खाली थ्योरी भी बेकार होती है, खाली प्रैक्टिकल भी बेकार होता है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ पे स्टोर होता है, जहाँ पे आपका मेल बॉक्स स्टोर होता है, वहीं पे पब्लिक स्टोर होता है। अच्छा जी, अब ज़रा हम आते हैं ज़रा असल काम ये। ठीक है, देखिए मकसद इंस्टॉलेशन करना नहीं है, ऑल्दो इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन मकसद खाली इंस्टॉलेशन नहीं है। इंस्टॉलेशन तो आप वैसे भी घर जाएं, सीडी ओपन करें एक्सचेंज की, सेटअप पे डबल क्लिक करें, ओके ओके करते जाएं, इंस्टॉल हो जाएगा। मकसद है कि जो सारा काम हो रहा है ये हो कैसे है, जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करें उनसे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इसको बिल्कुल फुली क्लियर कर दें। इस मशीन पे क्या कुछ हुआ है, इस पे डोमेन बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब इस पे डोमेन बनी हुई है exchange.com के नाम से, और इस पे सर्वर बना हुआ है, और कोई प्री रेक्विजिट मैंने अभी पूरा नहीं किया, जस्ट आपने पहले डोमेन बनाया, सिर्फ डोमेन बनाई है, सर्वर इंस्टॉल किया है, डीसी प्रोमो चलाया और रूट डोमेन बनाया। इट्स अ प्रीरेक्विजिट। हाँ, डोमेन के बगैर एक्सचेंज इंस्टॉल नहीं होगा। अगर कोई सर्वर ऐसा है जो डोमेन के बगैर इंस्टॉल होता है तो वो सिर्फ एज है। और क्या एज अकेला फुली वर्केबल सोल्यूशन दे सकता है एक्सचेंज का? तो नहीं दे सकता ना। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोमेन का होना ज़रूरी है? तो ना, ये तो अलग सवाल है ना कि उसी मशीन पे करना है या नहीं। मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन वर्क ग्रुप में नहीं होगी। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि ओके, क्या उस मशीन पे ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं। आप मेंबर बना दें डोमेन का और इंस्टॉल कर दें। एडीएस उस मशीन पे लोकली इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस मशीन पे क्या ज़रूरी है? अगर बना दिया है डीसी, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपने डीसी नहीं भी बनाया तो दैट मशीन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ डोमेन एटलीस्ट। मेंबर सर्वर हो, 3 तरह के सर्वर होते हैं ना, स्टैंड अलोन सर्वर, मेंबर सर्वर और डोमेन कंट्रोलर। डीसी पे भी एक्सचेंज इंस्टॉल हो जाएगा, मेंबर सर्वर पे भी हो जाएगा, लेकिन स्टैंड अलोन पे नहीं होगा। स्टैंड अलोन सर्वर वो सर्वर होता है जो वर्क ग्रुप में। समझ में आ रही बात? तो अब मैं बगैर कुछ किए सेटअप चला रहा हूँ ताकि ये एरर दे, और उन एरर से मैं आपको समझाऊँ। क्या क्या एरर देगा मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ कहाँ इसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक मसले का तो सामने से ये करना पड़ेगा कि इसमें IAS नहीं है। ठीक है, तो IAS के बगैर तो इसका कोई काम हो ही नहीं सकता ना। IAS सारी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्सचेंज को। दूसरा मसला इसमें क्या है, एक सर्विस होती है net.tcp सर्विस। वो सर्विस रिक्वायर है अगर आपने क्लाइंट एक्सेस सर्वर की है, और ज़ाहिर है क्लाइंट एक्सेस सर्वर मुझे करना पड़ेगा, तो वो सर्विस जो है वो भी उसकी स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक पे नहीं है, वो स्टार्टेड नहीं है, तो उसका भी एरर देगा। क्लाइंट एक्सेस सर्वर ये हम अलग लेक्चर में करेंगे यार, बस सर्वर है, नाम से जो लग रहा है वही है। जब आपका क्लाइंट आके अटैच होता है ना तो वो इस सर्वर से होता है, यानी आप घर में बैठे हैं, आपने खोला ब्राउज़र और अपने सर्वर से कनेक्ट हुए, तो आप जिस सर्वर से जाके कनेक्ट होंगे वो क्लाइंट एक्सेस सर्वर। फिलहाल इतना ही आता है। ठीक, ओके जी। लैंग्वेजेस के लिए मैं इसे कह देता हूँ कि DVD में से लैंग्वेज यूज़ करें। ठीक है, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अब आपने देखना है कि ये सबसे मज़ेदार बात इसकी ये है एक्सचेंज 2010 की जो बड़ी अच्छी है कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोग्राम सबसे पहले चेक करता है एक्सचेंज की रेडीनेस, कि क्या एक्सचेंज रेडी है, मशीन रेडी है एक्सचेंज की इंस्टॉलेशन के लिए। तो अब जब ये रेडीनेस चेक करेगा तो इससे कुछ चीज़ें मिसिंग मिलेंगी। इसको क्या क्या मिसिंग मिलेगा? इसको IAS मिसिंग मिलेगा, इसको जनाब .NET जो सर्विस TCP सर्विस है वो इससे net.tcp सर्विस जो है वो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं मिलेगी। तो ये आपको लंबे से एरर मैसेज देगा कि ये चीज़ मिसिंग है। ठीक है, लेकिन वो तमाम चीज़ें चेक करने के लिए पहले अभी इसका इंस्टॉलर मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, क्योंकि वो जो कंपोनेंट है वो डिपेंडेंट है मेरी सिलेक्शन पे।
अगर मैं क्लाइंट एक्सेस सर्वर इंस्टॉल नहीं कर रहा तो मुझे net.tcp सर्विस नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? तो डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन क्या है। तो पहले सिलेक्शन पूछेगा मुझसे ये कि बताओ क्या क्या तुम इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। वो जब मैं सेलेक्ट कर दूंगा उसके बाद ये रेडीनेस चेक होना, ये देखो तो बात तो मसाइल तुम्हारे वही हैं अभी भी असल। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें, नो वे। ये देखें एरर रिपोर्टिंग कहता है, वो क्या हम कहते हैं जी एरर रिपोर्ट भी करो, जो एरर आता है हमें बताओ, कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं। ओके, ये अब जनाब टिपिकल इंस्टॉलेशन है, ये कस्टम, हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे। ये आपको नीचे दिखा रहा है स्पेसिफाई द पाथ फॉर द एक्सचेंज सर्वर प्रोग्राम फाइल्स, कि कहाँ इंस्टॉल करना है। मैंने यही इंस्टॉल करना है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो ये जगह, ठीक है ना, कायम नाइम है। नहीं जी, अब ये आपको दे रहा है ऑप्शन। अब देखो अगर मैं इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली एच ट्रांसपोर्ट रूल हिडन हो जाएगा, ये आपके सामने। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो बाकी चारों ऑप्शन हिडन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे जो चाहिए वो सिर्फ ये 3 चाहिए और मैं करूँगा भी यही 3, लेकिन अभी मैं 4 कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ एरर मैसेज में दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे दोबारा तो ये चलाना ही चलाना है, क्योंकि मेरी रेडीनेस पूरी नहीं है। कर दें जी नेक्स्ट। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। इसका किसी मैसेजिंग की ट्रांसपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह कुछ नाम होते हैं ना, आपका जो डोमेन नेम होता है वो ईमेल एड्रेस का पार्ट बन जाता है। अगर आपका डोमेन नेम है फॉर एग्जांपल concepttrainers.com और आपका यूज़र नेम है ताहिर, तो ईमेल एड्रेस बन जाएगा tahir@concepttrainers.com, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है उसमें इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जनाब नेक्स्ट कर दिया। ये वही रिक्वायरमेंट जो आपको बताई थी, मैं इसे नो कर रहा हूँ। अगर मैं नो करूँगा तो पब्लिक होल्डर नहीं बनेगा, ठीक है। कर दें जी नेक्स्ट। हाँ, अगर आपके पास ओल्ड क्लाइंट्स हों, बात क्लाइंट की हो रही है, अगर आपके पास ओल्ड क्लाइंट्स हैं फिर आप इसे ज़रूर सेलेक्ट करें। अच्छा, ये जब रिजल्ट चलेगा तो मैं आपको कुछ चीज़ें और चेक करवा दूँगी, ऑनलाइन करें। देखिए एक बात याद रखें, अगर आप अच्छे लेवल पे एक्सचेंज करना चाहते हैं ना, तो खाली अगर आप लकीर के फ़कीर बन गए कि कोर्स कर लिया जाए, आपका नॉलेज लेवल इंक्रीज नहीं होगा। एक्सचेंज के थर्ड पार्टी टूल्स का भी पता होना चाहिए। एक्सचेंज के माइक्रोसॉफ्ट जो टूल देता है फॉर डिप्लॉयमेंट, उनका भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक्सचेंज के रेफरेंस की दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि मैं एक्सचेंज इंस्टॉल कर लूँ और मुझे पता लग जाए कि क्या उसकी बेसिक्स क्या हैं, तो आप एक दरमियाने दर्जे के एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। तो ये ख्याल रखें कि स्टे इन्फॉर्म। ये देखें मैंने क्योंकि क्लाइंट एक्सेस सर्वर सेलेक्ट किया था तो मुझसे पूछ रहा है कि जब बाहर से क्लाइंट्स आएंगे तो क्या नाम। मैं अभी दे नहीं रहा, लेकिन आपको बताया था कि अगर मैं दूँ तो क्या आएगा। लाइक मेरे बाहर से जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उन्होंने ये नाम लिखना है mail.concepttrainers.com, तो मुझे ये नाम देना चाहिए। समझ में आती बात? ऊपर उसने एग्जांपल भी दी, एंटर द डोमेन नेम यू विल यूज विद योर एक्सटर्नल क्लाइंट एक्सेस सर्वर, फॉर एग्जांपल mail.contoso.com, ठीक है। तो फिलहाल हम ये नहीं दे रहे, हम बाद में भी दे सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये जल्दी से एरर दे दे जो भी इसमें देना। ये होता है कि आप बताए थे आपकी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये फ्यूचर में दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि सम टाइम कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस की नेचर के मुताबिक होते हैं, कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को आएंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी जहाँ पे मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा है, ब्लैकबेरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वहाँ पे स्पेसिफिक इशूज़ आएंगे। तो वो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जिससे डील कर रही है वो स्पेसिफाई करते हैं। हाँ, जिस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मुझे ये सेलेक्ट करना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। ये जॉइन एक्सचेंज कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इस फीडबैक पे माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको प्रोडक्ट को अपनी इंप्रूव करेगा। तो फिलहाल ये सेलेक्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें जी। ये जनाब इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। अब ये रेडीनेस चेक करेंगे। हाँ, एरर आएगा, कोई इशू नहीं, एरर्स आर गुड। उससे आपको पता लगता है कि क्या क्या मसले हैं आपके प्रोडक्ट में। और मीनवाइल जितनी देर में ये एरर जनरेट करता है मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सचेंज 2010 के लिए एक चीज़ बिल्ड की है, एक्सचेंज 2010 डिप्लॉयमेंट असिस्टेंट, ठीक है। वेब बेस्ड प्रोग्राम है, ऑनलाइन है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ऑनलाइन जाएं, अपनी रिक्वायरमेंट पुट करें और ये आपको पूरी एक कंप्लीट सोल्यूशन दे देगा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट दे देगा, पूरा PDF बना देगा, वो आप सेव कर लें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें इशू आ रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि यहाँ से जाके वो डाउनलोड कर लें, तो उन्होंने जा नहीं, एग्जी फाइल नहीं, वेब बेस्ड प्रोग्राम है।
वेब बेस्ड प्रोग्राम नहीं होते, वेब पोर्टल होते हैं जिस तरह, जाके अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। बस इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप जाएंगे ना जब, तो ये सारी रिक्वायरमेंट लेके डॉक्यूमेंट भी बना देता है, यानी आपको डॉक्यूमेंट एक दे देता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट दी है उस बेस पे ये तमाम काम आपको करने पड़ेंगे। और वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसका पूरा विज़र्ड आपको बताएगा कि आप सेटअप चलाएं, उसमें से ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करें, क्लाइंट एक्सेस सर्वर सेलेक्ट करें, यूनिफाइड मैसेजिंग करें, ठीक है, एक्सचेंज का आपका पूरा डिप्लॉयमेंट जो वर्किंग है वो किस तरह हो। तो कंपनीज़ में डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, समटाइम आपको डॉक्यूमेंट बना के अपने सीनियर्स को दिखाना पड़ता है। तो इस लिहाज से ये टूल जो है बहुत अच्छा है। इसके लिए आपके कंप्यूटर पे सिल्वर लाइट इंस्टॉल हुआ होना चाहिए, ठीक है, बस ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उधर हम देखते हैं क्या हुआ है जी, ये रेडीनेस चेक हो रहा है, एक तो उसने काम हमारा कर दिया है, अभी नीचे और भी एरर आएंगे, डोंट वरी। अभी तो वार्निंग्स आई हैं, वार्निंग्स तो वो हैं जो अवॉइडेबल होती हैं। जी, मेरे पास सिल्वर लाइट भी इंस्टॉल है। मैं सिंपली, मुझे वेब लिंक ज़बानी याद, मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ एक्सचेंज 2010 डिप्लॉयमेंट असिस्टेंट, दैट्स इट। ठीक है जी, ये डिप्लॉयमेंट असिस्टेंट आ गया, माइक्रोसॉफ्ट टेकनेट, ये हेल्प है। दो लिंक खोल लेते हैं, बहुत होंगे, एक लिंक ये खोल लेता हूँ और एक लिंक ये खोल लेता हूँ। एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई अगर इस सेशन को ज्वाइन करना चाहे तो सिर्फ उसके पास जो पॉसिबल डेज थे वो आज का था जो मिस हो गया, और एक कल का है, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे, फिर वो बीच में से आके कोई बाद में फिर कमेंट करेंगे जी वो समझ नहीं आया, तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये देखें जी, ये 13 स्टेप्स हैं, आप बता दें आपने क्या क्या करना है, जो जो स्टेप आप करना चाहते हैं वो बता दें, ठीक है जी, और उसके बाद फिर कंप्लीट करें। मज़ेदार जो चीज़ है ना वो है ये डाउनलोड चेकलिस्ट। ये देखिए ना, ऐड डिजिटल सिग्नेचर, सारी रिक्वायरमेंट आप बताते जाएं। खैर मैं आपको फुली लोडेड दिखाता हूँ जो पहले सफ़े से होगा। एक्सचेंज 2010 डिप्लॉयमेंट असिस्टेंट, ये इसने बीच में से खोला है, बीच वाला जो है ना उसमें मज़ा नहीं आ रहा, शुरू से होगा ना। ये एक्चुअली आपको ना पूछेगा आपसे, अच्छा फिर वहीं आ गए, चलें कोई बात नहीं। ये देखें, इंस्टॉल द क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, इनेबल आउटलुक एनीवेयर, यानी ये जर्नली जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ना वो सारी यहाँ लिखी। मैं बैक आता हूँ, एक्चुअली इस कंप्यूटर पे ना पहले रन हुआ होगा, मैं आपको मेन टैब्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये हुआ ये है कि इस कंप्यूटर पे ना किसी क्लास में मैंने रन किया है तो वहीं से मुझे ओपन कर रहा है। मैं आपको इसके मेन जो बटन है ना वो दिखाना चाह रहा हूँ, उससे सही मज़ा आएगा। ये देखें, ये आपको सारे रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। आर यू प्लानिंग टू डिप्लॉय इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, आर यू रनिंग डिसजॉइंट नेम स्पेस। डिसजॉइंट नेम स्पेस क्या होती है? कॉन्सेप्ट ट्रेनर्स फॉर लॉग ऑन, कॉन्सेप्ट ट्रेनर्स टेक .net, ये किसी और काम के लिए, तो ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का उलट क्या होती है? कंटीजियस। कंटीजियस क्या है? a.com ये पेरेंट डोमेन है, b.a.com c.a.com, ठीक है, ये जो है ये डिसजॉइंट नहीं है, और ये इसे हम कहेंगे कंटीजियस, क्योंकि जितने भी चाइल्ड हैं वो एक ही पेरेंट के अंडर नहीं था। डिसजॉइंट वो होती हैं जो एक ही पेरेंट के अंदर ना, जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नजर ना आए। msn.com abc.net, ये डिसजॉइंट है। बात समझ में आती है? तो आपका याद रखिएगा, ADS और DNS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिक्टेट करेगा कि एक्सचेंज किस तरह इंस्टॉल हो।
अब ये जो नेम स्पेस लिखी हुई है, डज इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद एक्सचेंज डायरेक्टली? नेम स्पेस तो डीएनएस का काम है, लेकिन डीएनएस रिलेट करता है एक्सचेंज के साथ। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका एग्जिस्टिंग डीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपका एग्जिस्टिंग एडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके बगैर आप एक्सचेंज नहीं छेड़ सकते। ठीक है, इसका आंसर नो आया हुआ है। आर यू प्लानिंग टू यूज पब्लिक फोल्डर ऑफ एक्सचेंज 2010? ये नो आया हुआ है। अगर ये यस होगा तो आपको बताया क्या क्या हो जाए। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट देने के बाद आप क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं चेकलिस्ट। ज़रा उधर आ जाए, जितनी देर में डाउनलोड हो रहा है उधर एरर आ गए होंगे। ये देखें फेल्ड हो गई। अब नीचे रीज़न देखें, अनएबल टू रीड डाटा फ्रॉम मेटाबेस, इंश्योर दैट माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टॉल्ड। बिल्कुल सही कहा है, इंस्टॉल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज, ये भी आईएएस का कंपोनेंट है, ये भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद और नीचे आए, ये देखिए अब ये किसके अंडर नहीं था आ रहा है, यानी ये क्लाइंट एक्सेस रोल से इसका ताल्लुक था, आईएएस का भी और net.tcp पोर्ट शेयरिंग का भी। समझ में आती है बात? ये कन्वर्टर आ गया। कंप्यूटर रिक्वायर्स माइक्रोसॉफ्ट मीडिया ऑडियो वीडियो कोडेक इंस्टॉल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस कंपोनेंट, और नीचे और आए और बातें भी हैं। बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, ये एक मिनट, ये अब मेल बॉक्स का आ गया। ठीक है, मेल बॉक्स के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी कुछ शेयर्ड भी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मल्टीपल रोल्स को चाहिए। जैसे ये देखें वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विस, ये उधर भी थी, क्लाइंट एक्सेस सर्वर में भी थी, मेल बॉक्स रोल में भी थी। को बता सकता है मेल बॉक्स रोल, उसको 100 रुपीज़ इनाम दूँगा। मेल बॉक्स रोल को किस लिए चाहिए क्लाइंट एक्सेस सर्वर? वेब आईएएस क्यों चाहिए मेल बॉक्स? लेकिन क्लाइंट एक्सेस सर्वर की तो बात समझ में आती है। यूज़र आ रहा है, उसने मेल चेक करनी है, वो आके किससे कनेक्ट होगा? क्लाइंट एक्सेस सर्वर से। ठीक है, तो इसलिए उसे क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल को क्या चीज़ चाहिए? आईएएस चाहिए। सवाल ये है मेल बॉक्स सर्वर रोल, उसका काम क्या है? स्टोरेज देना डेटाबेस की। उसको क्लाइंट एक्सेस, उसको आईएएस के लिए किस लिए चाहिए? क्या हो रही है? इसका जनरलाइज आंसर नहीं है, पर्टिकुलर आंसर है कि ये काम नहीं है। ठीक है, अंदाजा ना लगाएं, कोई नहीं, रिसर्च करें। इस पर भी आपने क्लाइंट के सारे रोल्स भी नहीं पढ़े ना टोटली। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट अब हम पूरी करेंगे। ठीक है, ये एंड पे देखें एक कन्वर्टर का भी इसने कहा है, ये वार्निंग दी है कि कन्वर्टर जो है ना वो भी अवेलेबल कर दो। ठीक है, क्योंकि यूनिफाइड मैसेजिंग मैंने किया था, तो इसको कैंसिल करने पहले हम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सर्वर रूल्स में जाके आप आईएएस इंस्टॉल करेंगे, और उसमें मैं कुछ कंपोनेंट्स खैर एक्स्ट्रा भी कर देता हूँ ताकि बाद में कोई चीज़ भी ना रुके। और कल आपको याद होगा, कल के लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सम टाइम आप एक्सचेंज इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद लॉग ऑन होते हैं तो बार बार यूज़र नेम पासवर्ड मांगता जाता है। हुआ है कभी किसी के साथ? हुआ है ना? हो गया था ट्रबल शूट? नहीं हुआ था ना ट्रबल शूट? चलें आज हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा ट्रबल शूट इंशाल्लाह। ये आईएएस सेलेक्ट करें। अगर ट्रबल शूट नहीं हुआ था फिर 100% यही मसला है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ट्रबल शूट हो गया था तो फिर या तो आपने उसी तरह ट्रबल शूट किया होगा जो मैंने बताना है, और या फिर कोई और इशू होगा। ओके जी, ASP.NET भी मैं कर रहा हूँ, और ये देखें अगर अभी मैं नेक्स्ट कर दूँ ना तो IIS की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। सर आपने ASP.NET की और आपने कौन सा किया? अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ASP किया सर। ठीक है, ये भी बेशक मुझे आगे भी जो इसमें चीज़ें आपको उससे रिलेटेड ज़ाहिर है मैं एक्सचेंज एक दफ़ा इंस्टॉल कर दूँगा तो उसे रिमूव नहीं करना मैंने, ना मैंने इसका स्नैपशॉट बनाना है। सर अगर ये पर्टिकुलर चीज़ें याद है तो सारी कर नो 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 नो, याद नहीं है तो सारी कर दें। नहीं, सारी ना करें आप 2 एरियाज़ हैं जिनको आपने छेड़ना है, सिर्फ 2 एरियाज़। एक ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला और एक एथेंटिकेशन वाला। किधर है एथेंटिकेशन? ये सिक्योरिटी वाला। अगर आप भूल जाते हैं तो इन 2 में आप एक्स्ट्रा सिलेक्शन कर दें, बाकी वो जो ऊपर और ODBC उसको करके क्या करना। आपको पता है पहले IIS में ये सिलेक्शन नहीं होती थी, माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 में ये दी है, विंडोज़ 2008 में क्यों दी है? ताकि लाइट वेट हो जाए, जो चीज़ चाहिए बस वो ऐड कर लें। ठीक है, जिस तरह URL रीडायरेक्शन होती है कि वेबसाइट एक है वो शिफ्ट हो गई दूसरे, बाय डिफॉल्ट अब ऐड नहीं होती, आपको बाद में चाहिए तो आप ऐड कर लें। ये देखें HTTP रीडायरेक्ट।
समझ में आती बात? तो अगर आपको भूल जाता है तो आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाह रहे हैं तो आपको ये तो याद रहना चाहिए कि जो चीज़ें हमने करनी थी वो या तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में थी या सिक्योरिटी में थी, बस। ठीक है, बात समझ में आती है? ये मैंने मैनेजमेंट के लिए किया ताकि स्नैपइन भी मुझे मिल जाए। मैनेजमेंट टूल भी आपने सारे कर दिए? हाँ मैंने सारा किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्सचेंज को जो चाहिए था वो सिर्फ सिक्योरिटी और एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये याद रखें। सिक्योरिटी में सिर्फ ये किया आपने ये? सिक्योरिटी में भी मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मैंने करना है बेसिक करना है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करनी है, बस। आपका नाम क्या है? अवैस। ये था मसला, वो जो आपके पास ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा था। चले मैं यहाँ भी ये मसला कर देता हूँ, ये लें, क्या याद करें, हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पे लेके जाते हैं, ये लें। अब मुझे भी यही प्रॉब्लम आएगा, ये बाद में भी हो सकता है, ठीक है, आप देख भी लेंगे बाद में अगर करना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पता नहीं शायद अगर हमने पहले से नहीं किया तो पता नहीं कोई तबाहियाँ मच जाएंगी। सिर्फ याद रखें ASP.NET वो आपको चाहिए और ऑथेंटिकेशन की चीज़ें चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ वो मैंने इसलिए किया कि मैं IAS आगे आप सर्टिफिकेट सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे एक्सचेंज की, तो मुझे IAS चाहिए होगा, उसका मैनेजमेंट स्नैपिंग भी चाहिए होगा। ये देखें, अब हम सर्विसेज में आते हैं और बिल्कुल क्रेजी नहीं होना, ये सारी वीडियो बन रही है, ठीक है। सर इसके लिए कोई फिल्टर का यूज़ करना है? ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आप ये देखें, ये हो गया है, ये मैं अब इसे सेव एज करता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? सर इसके लिए कोई फिल्टर का यूज़ करना है? फिल्टर पैक नहीं, आपने जो पढ़ा है वो मैं डिस्कस करूँगा। और इसके लिए क्या इसको कहते हैं, क्या एक लूप पैकेट आपको बनाना पड़ेगा अपने सर्वर के अंदर, या इसके साथ कोई? वो इसके लिए नहीं बनाना, वो क्यों बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों बनाना है, इसके लिए नहीं बनाना वो। अच्छा जी, ओपन कर लें जी सर, ये देखें ओपन हो रहा है, ये PDF इसने पूरी बना दी है जिसमें सारी इसने रिक्वायरमेंट पुट कर दी हैं, इवन स्क्रीनशॉट्स भी रखे हैं जो हमने स्क्रीनशॉट अभी ड्यूरिंग इंस्टॉल, ये देखें ये आया था हमें पेज, ये आपको बता रहा है। और आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो, बल्कि मेरा एक स्टूडेंट है उसको यही रिक्वायरमेंट सारी एक्सचेंज की डिप्लॉयमेंट करनी थी, तो बॉस की तरफ से बड़ा प्रेशर था, उसने सबसे पहले ये जनरेट की, ऊपर नेम चेंज किया, नीचे लगाया जुरेज जो है, और उसने बॉस को दिखाया कि सर ये देखें ये हो गया। कहता सर उसके बाद मुझे 2-3 हफ्ते का टाइम मिल गया था, उसमें मैंने आराम से सारा कर लिया। तो इट सीम्स लाइक दिस, ये डॉक्यूमेंटेशन आप इस तरह अगर कोट करें तो जैसे आपने खुद ही बनाया, मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। ये जनाब अब आ जाएं उधर दोबारा और सर्विसेज में जाके net.tcp पोर्ट शेयरिंग सर्विस, ठीक है, इसको प्रॉपर्टीज़ में जाएं, इसकी स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक कर दें। ऑटोमेटिक स्टार्टअप टाइप का मतलब क्या होता है हसन? अगर स्टार्टअप टाइप सर्विस की ऑटोमेटिक हो तो उसका मतलब क्या होता है? जब मशीन रीस्टार्ट होगी तो सर्विस उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है, जैसे ऑटोमेटिक वी आर गुड टू गो जी, बिल्कुल। उसके बाद क्या इनेबल किया है? TCP net.tcp पोर्ट शेयरिंग सर्विस का नाम है। परेशान क्यों हो रहे हैं? जब रिकॉर्डिंग बन रही है आप जाके आराम से देख लीजिए, VLC प्लेयर इंस्टॉल करें, सारा दोबारा देख लीजिए, हमने तो इतना आसान कर दिया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप ना पढ़ें तो फिर तो जिम्मेदार आप हैं। सिक्योरिटी वाला भी आपने अनचेक रखा है, तो दोबारा चेक करना पड़ेगा उस वाले एरर को। मैं उसका इम्पैक्ट दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको। एक्सचेंज पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, मैं लॉग ऑन करूँगा, बार बार यूज़र ने पासवर्ड लेता जाएगा, लॉग ऑन नहीं करेगा। सर उस सिक्योरिटी की वजह से 2 मिनट का काम है, वो लंबा काम थोड़ी है। ये ना जी, ये सेटअप चला है, क्योंकि हमारा नहीं है इसलिए आपने यस कर दिया। हाँ कर दिया, अब तो खैर वो ज़रूरत नहीं थी इसकी।
मैं ये नहीं चाहता आप हैबिट बना लें कि इसको नो कर सर ये दें। प्रॉपर इंस्टॉल करने लगे ना। हाँ, ये वही तीन जो मुझे चाहिए मैंने सेलेक्ट किए। आप बाद में इसको रन करके और यूनिफाइड मैसेजिंग भी कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं चाहिए। ये आप यस कर देंगे तो पब्लिक फोल्डर बन जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो सर इसके लिए ये ध्यान में रखना है कि कोई पहले एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और हमारे ओल्ड क्लाइंट हैं ऑलरेडी इस पे रहता हम नो ही रखें। हाँ देखें, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से तो ये ध्यान में आता है कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट बना हुआ है। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बात क्लाइंट्स की हो रही है। आपके क्लाइंट्स आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लैपटॉप यूज़र हो सकते हैं। आप नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे, इफ़ यू सी क्लाइंट्स अदर देन आउटलुक 2007 एंड 10 से ओल्ड क्लाइंट अगर आपको नज़र आ रहे हैं देन इसको यस करें बस, ठीक है। अगर सारे क्लाइंट्स नए वाले हैं तो फिर नहीं सकते। टिपिकल इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो फिर सारी ऑप्शन नहीं दिखाएगा ना मेरी जान। कस्टम में इसलिए क्यों, ताकि सारी ऑप्शन हम कहते हैं तो टिपिकल कर देते हैं। सर हमने सारी ऑप्शन सर मैंने देखा हुआ है, वो तो इसलिए दोबारा ऑप्शन जो क्वेश्चन आते हैं उनको तो दोबारा यूज कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन आप जितने मर्जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की इंस्टॉलेशन जब आप देखें ना फॉर स्टडी पर्पसेस, तो डोंट एवर गो फॉर टिपिकल इंस्टॉलेशन, क्योंकि टिपिकल में सारी ऑप्शन नहीं दिखाता। हमेशा कस्टम करें ताकि सारे पेजेस दिखा दे। अब हमें ये सारे पेजेस दिखा देगा, ठीक है। नहीं जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्लाइंट एक्सेस सर्वर भी हम बाद में दे देंगे ना, अभी वैसे भी इसने इंटरनेट से किसी ने एक्सेस नहीं करना है इसे, इसको नो कर दिया। अब ये जनाब पहले रेडीनेस चेक करेगा और उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब एरर नहीं आया, आपको एरर नहीं, ठीक है। वार्निंग अगर कोई दे भी देता है तो हम इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। वो जो IIS के मैंने बेसिक और ऑथेंटिकेशन की चीज़ें नहीं की, उनसे भी कोई इशू नहीं है, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। हाँ, इम्पैक्ट ये ज़रूर होगा कि आफ्टर इंस्टॉलेशन जब मैं इसे एक्सेस करूँगा तो उस वक्त प्रॉब्लम है। वो फिल्टर का आप बता रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी करेंगी, जिस तरह हॉट फिक्सेस होते हैं, ठीक है। या अभी तक हमने जो इंस्टॉलेशन की है ना, एक बात याद रखें, हमने इंस्टॉलेशन की है कंसिडरिंग स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट, सिंगल डोमेन, सिंगल फॉरेस्ट, सिंगल ट्री, ठीक है। इस वक्त हमारी अजम्पशन है कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट जो है वो सिंगल डोमेन है, एक डोमेन है बस, इसलिए एक ही सर्वर पे तीनों रोल करके मेरा काम हो रहा है। अगर हम कंसिडर करें मल्टी डोमेन फॉरेस्ट विद मल्टीपल सर्वर्स, तो फिर इंस्टॉलेशन इस तरह नहीं होगी, और वो मैंने आपको अलग से बताना, ठीक है। उसी में ये फिल्टर भी आएंगे और उसी में वो भी आएगा, आपके जो स्विचेस होते हैं, ठीक है, AD प्रेप के स्विच। अभी मुझे ADS प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही ये कर देगा प्रिपेयर। लेकिन अगर आपका मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट है, याद रखें मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट है, AD प्रेप के बगैर इंस्टॉलेशन नहीं है। फिर आप पहले प्रिपेयर करेंगे ADS को, बाद में इंस्टॉल होगा एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन सिंस मेरा सिंगल डोमेन एनवायरनमेंट था तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये लें जी, सारा ओके कर दिया, ये देखें अब इंस्टॉलेशन विजिबल है, ठीक है। तो अब आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, ये अब इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। इसको इंस्टॉलेशन करने दें, हम इतनी देर में कुछ बातें कर लेते हैं स्लाइड्स। अच्छा, ये इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोगों ने अगर ओल्ड वर्जन ऑफ एक्सचेंज किए हो ना, जिस तरह एक्सचेंज 2003 था और इवन एक्सचेंज 2000 था, उसमें इस तरह की रेडीनेस चेकिंग नहीं होती थी, वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही रेडीनेस चेक होती थी। तो वो होता ये था कि विज़र्ड चल रहा है, बार आपकी 80% में पहुंची है और फिर एक एरर आ गया और वन इंस्टॉल हो गया। इसमें एटलीस्ट स्टार्ट में ही ये इश्यूज दिखा देगा। अगर स्टार्ट में इसने कोई इशू नहीं दिखाया तो 90% केसेस में आपकी इंस्टॉलेशन फिर हो जाएगी सक्सेसफुल, ठीक है। सर इंस्टॉलेशन के बाद में DNS का क्या काम होगा? DNS का काम इंस्टॉलेशन से पहले भी है। देखिए, एक बात याद रखिए, शायद मैंने लेक्चर में पहले भी बताया कि एक्सचेंज में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको आती हैं ना तो फिर कंसिडर किया जाएगा कि आपको एक्सचेंज आता है, ठीक है। ये कोई आप एक मुश्किल सा काम भी कर लेते हैं, दैट डजंट मीन कि आपको एक्सचेंज सर्वर आता है। प्रैक्टिकली अगर आप एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं तो चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। इनमें पहली चीज़ है डिप्लॉयमेंट।
एक एक्सचेंज एक्सपर्ट को डिप्लॉयमेंट का पता होता है, दूसरी चीज़ है राउटिंग, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का पता होने का मतलब क्या, सारे केसेस डिप्लॉयमेंट के पता होते हैं, सिंगल डोमेन में किस तरह इंस्टॉल होगा, मल्टी डोमेन में किस तरह इंस्टॉल होगा, विद एज किस तरह इंस्टॉल होगा, विदाउट एज किस तरह इंस्टॉल होगा, विद TMG किस तरह इंस्टॉल होगा, विदाउट TMG किस तरह इंस्टॉल होगा। दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इंस्टॉलेशन जो है ना, इट्स अ स्मॉलर वर्ड दैट इज नॉट मेंट फॉर कैरी बिगर मीनिंग। जो एक्सचेंज है उसके लिए जो मीनिंग हमें चाहिए, उस मीनिंग को डिप्लॉयमेंट का वर्ड कैरी करता है। एक्सचेंज डिप्लॉयमेंट बड़े स्केल पे होता है, ठीक है। अच्छा, यही बात आती है राउटिंग में। इंटरनेट में मेल किस तरह राउट करनी है, राउटिंग का कनेक्टर क्या करता है, सेंड कनेक्टर कब यूज़ होता है, रिसीव कनेक्टर कब यूज़ होता है, बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन मेल किस तरह राउट करवानी है, ठीक है। इंट्रा साइड मैसेज फ्लो क्या है, इंटर साइड मैसेज फ्लो क्या है, मैसेज टू इंटरनेट क्या है, उसमें DNS का रोल क्या है। तो ये सारे केसेस अगर आप हैंडल कर सकते हैं, यानी आपको कोई कस्टम केस दिया जाए कि ओके हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उसमें ये चीज़ चाहिए, तो आप एक्सचेंज को ट्वीकिंग करके और उसके मुताबिक कर देते। दैट मीन्स कि आपको ये डोमेन दिया, आपकी राउटिंग करनी, दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ है डिजास्टर रिकवरी। एक ईमेल मिस हो जाए वापस ले आते हैं, एक मेल बॉक्स डिलीट हो जाए वापस ले आते हैं, एक्सचेंज सर्वर क्रैश हो जाए उसे भी आप वापस ले आते हैं, डेटाबेस क्रैश हो जाए आप उसको वापस ले आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्रैश हो जाए आप उसे रीबिल्ड कर लेते हैं। ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं देन यू आर एक्सचेंज एक्सपर्ट, कि आप एक्सचेंज जो है उसकी डिजास्टर रिकवरी भी कर सकते हैं। तीन चीज़ें हो गई। एक चीज़ अब मैं खुद और ऐड करता हूँ, मेरे पुराने लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो उसमें यही तीन चीज़ें होती थी, यानी एक्सचेंज 2003 की अगर आपको कोई वीडियो मिल जाए तो उसमें बस यही तीन बात। लेकिन अब कुछ बातें और भी आ गई हैं। क्या क्या बातें नहीं आ गई, अब क्लाइंट्स में वर्सटैलिटी बहुत आ गई है। ब्लैकबेरी आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए, ठीक है, टैबलेट PC आ गया, ठीक है, एक्टिव सिंक पॉपुलर हो गया है। अब आपके पास जो क्लाइंट सपोर्ट है दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, कि जो एक्सचेंज एक्सपर्ट है उसे ये पता हो कि उसने आउटलुक वेब एक्सेस किस तरह चलानी है, आउटलुक किस तरह चलानी है, विंडोज़ मेल किस तरह चलानी है, ब्लैकबेरी किस तरह चलाना है। ये सारे काम अगर आपको पता है किस तरह चलाने हैं, देन आप एक्सचेंज के जो है ना क्लाइंट सपोर्ट की भी एक्सपर्ट है, सर्वर साइड, ठीक है। देखिए, एक तो क्लाइंट सपोर्ट होती है ना कि आपको बॉस ने बुलाया यार ये नहीं चल रहा, वो ठीक कर दे, ये नहीं। क्लाइंट से मुराद यहाँ पे यूज़र नहीं है, यहाँ पे क्लाइंट से मुराद है एक्सचेंज क्लाइंट्स, आउटलुक वेब एक्सेस, विंडोज़ मेल, इन सब की बात होती है। लाइट पे चलिए जरा, हौसला रखें। एक घंटे असल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि वो चेक करे कि आप लोग मैक्सिमम स्ट्रेस में किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए गवर्नमेंट को। हैं सर, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जब तक आपके जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सियासत में मौजूद हैं, उस वक्त तक सदर मुमलिकत हासिल होता है। All good things to those who wait. MX रैकेट पे भी बात होती है मेरी जान, परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत ज़्यादा फटे जा रहे हो तो पुरानी वीडियो ले जाना, उसमें सारी डिस्कशन है। लेकिन सबसे पहले आए ज़रा इस पे देखिए, यहाँ वो बता रहा है कि और ये डिस्कशन है, सिर्फ मैंने आपको कुछ बताना है। इसमें बताने वाली बात ये है कि ये तमाम जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं आपको इनसे फेमिलियर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको एक्सचेंज समझ नहीं आएगा। आपको डोमेन का पता होना चाहिए, फॉरेस्ट का पता होना चाहिए, ट्रस्ट, डोमेन कंट्रोलर्स, ग्लोबल कैटलॉग, साइट्स, एप्लीकेशन। तो क्या आप तमाम लोग इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस रखते हैं? तुम्हें ग्लोबल कैटलॉग का नहीं पता? मैं तो श्योर था कि किसी को पता हो या ना हो, तुम्हें पता होगा। इसमें क्या है? रिकॉर्डिंग दिखाऊँ तुम्हारे लेक्चर की, इसमें तुमने पूछा और मैंने बताया, वो रिकॉर्ड हुआ। फिर याद भी रखा करो ना यार। देखिए, ग्लोबल कैटलॉग क्या है, थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक बुक है आपके पास और उसका स्टार्ट में इंडेक्स नहीं, फिर क्या होगा? कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ढूंढने के लिए एक सफ़ा पलटना पड़ेगा, ऐसा ही होगा ना। एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस बहुत बड़ा है, उसमें यानी यू मे हैव मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उन मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर सर्च करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना इस एक्टिव डायरेक्टरी का भी एक इंडेक्स हो, ठीक है ना। तो उस इंडेक्स को हम क्या कहते हैं?
ग्लोबल कैटलॉग, और वो इंडेक्स जिस सर्वर पे पड़ा होता है उसे कहते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। सर ये लास्ट वाला एप्लीकेशन मैं बताता हूँ, ग्लोबल कैटलॉग तो पहले समझ लें। तो ग्लोबल कैटलॉग अगर अनअवेलेबल हो तो सर्चिंग मुश्किल हो जाएगी, और उसका रिजल्ट ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई भी लॉगिन नहीं हो सकेगा। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग डीसी का एडिशनल क्रेडेंशियल है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके ये मेरा डीसी है और ये डीसी नहीं है लेकिन ये ग्लोबल कैटलॉग है, इट्स नॉट लाइक दैट। ग्लोबल कैटलॉग वुड एसेंशियली बी अ डीसी, अदरवाइज एक जो डीसी है दैट डीसी कैन बिकम अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, नॉन डीसी कैन नॉट बिकम ग्लोबल कैटलॉग। इसके अंदर ही ग्लोबल कैटलॉग हाँ, डीसी ही ग्लोबल कैटलॉग, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि जो 2008 की एक्टिव डायरेक्टरी, इसमें एक नई चीज़ है RODC, रीड ऑनली ग्लोबल कैटलॉग। तो जिस तरह रीड ऑनली ग्लोबल कैटलॉग रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर है, इसी तरह रीड ऑनली ग्लोबल कैटलॉग भी है। यानी आप RODC को ROGC बना सकते हैं, वही ग्लोबल कैटलॉग बन जाए। बात समझ में आती है? तो ग्लोबल कैटलॉग जो है वो अगर अनअवेलेबल हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई लॉग ऑन नहीं हो सकता, और बाय डिफ़ॉल्ट पहला डीसी जो डोमेन का होता है वो ग्लोबल कैटलॉग होता है। उसके बाद उस डोमेन में आप जितने मर्जी डीसी बना लें, वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल कैटलॉग नहीं होते, अगर आप बनाना चाहें बना लें। समझ में आ रही बात? इतने OU होंगे वो इसमें आ जाएंगे। OU का तो सब कुछ इसमें है, सब चीज़ का इंडेक्स जा रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने 4 डीसी बनाए। पहला आपका डोमेन कंट्रोलर था, 2 एडिशनल डोमेन कंट्रोलर थे, 1 रीड ऑनली था। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ जो पहला डीसी है ना वो ग्लोबल कैटलॉग है, बाकी भी होंगे लेकिन वो नहीं होंगे। बाकी तीनों ग्लोबल कैटलॉग सर्वर नहीं होंगे। उनमें होंगे नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, ऑप्शन होगी, आपको बनानी पड़ेगी। दिखा देता हूँ ना ऑप्शन भी। जी, इस सवाल ने बच्चे को मजबूर कर दिया कि ऑप्शन दिखा दिए। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कैसे बनाते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में जाते हैं। आप लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अंदाज़ा हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। जो बाकी होंगे ना उनमें ये स्टेटस मिलेगा, अनचेक हुआ होगा, आपको चेक करना, ठीक है। यानी बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल कैटलॉग नहीं होंगे, बस। लेकिन हम बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, मल्टीपल ग्लोबल कैटलॉग हो सकते हैं। क्यों? इसका अच्छा वाला आंसर दो। ग्लोबल कैटलॉग मल्टीपल क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ग्लोबल कैटलॉग डैश नहीं है, डैश को फिल करो। हसन, multiple global catalog are possible in Active Directory domain or even forest because global catalog is not dash operation master. अगर ऑपरेशन मास्टर होता तो ऑपरेशन मास्टर की डुप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है। ऑपरेशन मास्टर्स आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, वो स्कीमा मास्टर, डोमेन नेम मास्टर, पीडीसी एमुलेटर, रेड मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। क्योंकि ग्लोबल कैटलॉग ऑपरेशन मास्टर नहीं है, इसलिए इसमें डुप्लीकेशन हो सकती है, एक से डीसीज पे एट द सेम टाइम आप कर सकते हैं। ओके जी, हाँ जी, आपने पूछा रेप्लिकेशन क्या होती है। रेप्लिकेशन है डेटाबेस का मूव होना फ्रॉम वन डीसी टू अनदर, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी में 2 तरह की रेप्लिकेशन होती है, एक होती है एक ही साइट के अंदर और एक होती है एक साइट से दूसरी साइट, ठीक है। यानी आप एक यूज़र अकाउंट बनाते हैं तो दूसरे डीसी पे भी नज़र आना चाहिए। समझ में आती बात? एक यूज़र अकाउंट अगर आपने एक डीसी पे बनाया है तो वो यूज़र अकाउंट उस डोमेन के दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे नज़र आना चाहिए। आप अगर नहीं नज़र आ रहा है इसका मतलब है एप्लीकेशन ठीक नहीं हो रही या हो ही नहीं रही, ठीक है। समझ में आती बात? यस सर। क्लियर है एप्लीकेशन? कोई और सवाल है तो कर लें। सही। सर ग्लोबल कैटलॉग मल्टीपल अगर हम ऑन कर देते हैं ग्लोबल कैटलॉग प्रॉब्लम नहीं आएगी? हम ये प्रॉब्लम अलग एरियाज में डिस्कस कर लेंगे। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन रेकमेंडेड यही है मल्टीपल ग्लोबल कैटलॉग बनाए जी। आगे चलूँ मैं? इसमें अगर है कोई किसी किस्म का सवाल तो फील फ्री टू आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
आई डोंट हैव एनी इश्यूज। मैं हमेशा क्वेश्चंस को इनकरेज करता हूँ। जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं अज्यूम करूँगा कि आपको आता है, फिर मैं सवाल करूँगा। ठीक है जी। ट्रस्ट बताएं क्या होता है। ट्रस्ट with reference to Active Directory, what is trust? सर वो ट्रस्ट रिलेशनशिप ट्रस्ट रिलेशनशिप के ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट रिलेशनशिप पर होता है। चलें ट्रस्ट रिलेशनशिप पूरी बता दूं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में इसमें ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट क्या रिलेशनशिप कोई चीज कोई चीज एक डोमेन की यूजर दूसरे दूसरे डोमेन पे लॉगिन हो सकते हैं, इसको या दो रिलेशन बनाते हैं। एक डोमेन के यूजर दूसरे डोमेन पे लॉग ऑन हो सकते हैं, इसलिए आप ट्रस्ट बनाते हैं। अगर आप ट्रस्ट ना बनाएं तो लॉग ऑन नहीं हो सकते। कोई प्रैक्टिकली देखा है आपने बनाया हो ट्रस्ट? क्यों बनाया था? वैसे ही लॉग ऑन हो रहे थे। कैसे करके ही देखेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी के फॉरेस्ट में तो जितनी डोमेन होती है सबका आपस में ट्रस्ट होता है बाय डिफॉल्ट। एडीएस फॉरेस्ट में अगर आपने 5 डोमेन इंस्टॉल किए तो पांचों डोमेन का आपस में टू वे ट्रस्ट है। यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी ट्रस्ट। ठीक है। मैं जो आपको इस वक्त बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट का पूरा लेक्चर मैं बिल्कुल नहीं देने लगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल के अगेंस्ट में आपको चीज़ समझाना चाहता था, जिसके लिए मैंने खुद ही डिस्कशन ओपन की थी। और मुझे ये बताया कि जब आप रेप्लिकेट कर रहे हैं तो फिर ट्रस्ट क्यों बनाया है? यूज़र अकाउंट आपने रेप्लिकेट कर दिया फिर भी ट्रस्ट चाहिए, ये क्या बात है? अभी हमने पढ़ा नहीं रेप्लिकेशन। यूज़र अकाउंट आपने रेप्लिकेट करके भेजा है, वो है उसके पास यूज़र अकाउंट, फिर क्यों ट्रस्ट चाहिए? सर कि दो रेप्लिकेट हो गई, ट्रस्ट के बगैर रेप्लिकेट नहीं होगा, ये कह रहे हैं। क्या हो गया यार? किसने कहा? आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएं, राइट आफ्टर इंस्टॉलेशन देखें सारे अकाउंट आ जाते हैं। आपको दो चीज़ें क्लियर नहीं है, ये इस डिस्कशन से क्लियर होता है। एक आपको ये क्लियर नहीं है कि कौन से डीसीज आपस में डाटा रेप्लिकेट करते हैं, ये क्लियर करें। रेप्लिकेशन होती है बिटवीन डीसीज ऑफ द सेम डोमेन। एक डोमेन का डीसी फॉरेन डोमेन के डीसी पे कभी यूज़र अकाउंट अपना नहीं भेजता है, बात याद रखें। मैंने जो आपको कहा ना कि यूज़र अकाउंट है दूसरे डीसी पे भी नजर आएगा, एज लॉन्ग एज बोथ डीसी बिलोंग्स टू सेम डोमेन। सर ट्रस्ट रिलेशनशिप छोड़ दें अभी ट्रस्ट को, ट्रस्ट है या नहीं है डजंट मैटर। एक डोमेन का यूज़र अकाउंट फॉरेन डोमेन के डीसी के डेटाबेस में कभी नजर नहीं आएगा। आपके पास एक डोमेन थी a.com, एक थी b.com, सेम फॉरेस्ट, टू डोमेन्स, टू डीसीज, वन ऑन डीसी ए, वन ऑन डीसी बी। अब डीसी ए का यूज़र अकाउंट है एक एबीसी, वो डीसी बी पे कभी नजर नहीं आएगा। छोड़ दें, ट्रस्ट हो चाहे ना हो। ये चीज़ क्लियर हो गई है? ठीक है। तो रेप्लिकेशन फिर किसकी होती है? डीसीज ऑफ द सेम डोमेन। एक डोमेन के अंदर जो डीसी है उनकी रेप्लिकेशन होती है। कभी भी ये नहीं होता कि एक डोमेन का डीसी फॉरेन डोमेन के डीसीज के साथ रेप्लिकेट हो रहा है। डोमेन डेटाबेस के लिए नहीं करता, और दूसरी चीज़ें होती हैं वो हम अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है। यूज़र अकाउंट डेटाबेस कभी भी एक डोमेन का दूसरी डोमेन में नहीं जाता। ये बात क्लियर हो गई? अब आए ट्रस्ट पे। इसका मतलब है कभी भी नहीं जाता तो उधर का यूज़र अकाउंट इधर नहीं होगा। ठीक है। अब आएगा ट्रस्ट, कि ट्रस्ट का नतीजा क्या होता है कि यूज़र अकाउंट वहाँ पड़ा हुआ है लेकिन ये लॉग ऑन कर देता है, यानी ये ट्रस्ट कर लेता है। आप लॉग ऑन हुए जिस कंप्यूटर पे, वो किस पे अटैच है? डोमेन नेम है। ठीक है। आपने लिखा user@b.com, बी डोमेन का यूज़र हूँ मैं, रिक्वेस्ट गई, ज़ाहिर है रिक्वेस्ट तो उसी डीसी पे जाएगी जो इस डोमेन का है, उसके पास गई। अब इसने देखा ये तो बी का है, अगर बी का है तो इसका अकाउंट तो बी पे पड़ा होगा, मेरे पास तो नहीं होगा। अब ये डीसी रिक्वेस्ट भेजेगा बी के डीसी के पास कि यार बताना है तुम्हारे पास है, वो कहेगा हाँ मेरे पास है, और ये ट्रस्ट कर लेगा, उसके बताएगी बात। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। समझ में आई बात? और ट्रस्ट है ही इसलिए, अगर यूज़र अकाउंट आपने भेज दिया फिर किस लिए ट्रस्ट चाहिए? फिर तो सबके पास यूज़र अकाउंट आ गया। बात क्लियर होती है? अवैस आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुरा आप ऐसे रहे हैं जैसे ये पॉलिटिशियन है, मैं एंकर हूँ, मैंने काबू कर लिया है, और आप मुखालिफ पार्टी के मेंबर हैं। सर मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या पढ़ा था और आप क्या बता रहे हैं। नहीं, दूसरा हिस्सा बड़ा खतरनाक आपने बोला कि आप पता नहीं क्या बता रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं अकाउंटेबल हूँ। अच्छा जी, आगे आ जाए। तो बहरहाल ये चीज़ें एडीएस में इन्वॉल्व होंगी, इसलिए यहाँ डिस्कस की गई हैं, और आप कोशिश करेंगे ड्यूरिंग एक्सचेंज सेशन ये एडीएस के भी जो मसले हैं आप रिमूव कर लेंगे, ठीक है, ताकि ओके हो जाए।
इधर आ जाएं। अच्छा, यहाँ मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना, उसमें 4 पार्टीशंस होती हैं और ये उन्हीं के नाम लिखे हैं, ठीक है। स्कीमा पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, डोमेन डाटा पार्टीशन और एप्लीकेशन पार्टीशन। अब इसमें जो काम की बात है ना, वो आप अंडरस्टैंड कर लें, जो इसमें भी यूज़ होगी और जो ज़रा हम उधर इंस्टॉलेशन भी देख लें, वो मुकम्मल होगी। आई होप सो कि कंप्लीट हो गई होगी, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। इसे होने दें। देखें, आपके पास 4 पार्टीशन हैं। सबसे पहले है स्कीमा पार्टीशन, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, क्या आती है डोमेन, और लास्ट में है डोमेन डाटा पार्टीशन। ये आपके पास 4 पार्टीशन। और अब इसमें जो समझने वाली बात है, जो अभी हमने समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी 2 पार्टीशन है ना, इनकी रेप्लिकेशन होती है फॉरेस्ट स्पेसिफिक। समझ में आती बात? यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा नहीं था कि डोमेन का जो डाटा होता है वो दूसरी डोमेन में नहीं जाता, लेकिन फॉरेस्ट लेवल यानी ये जो 2 पार्टीशन हैं, इनकी में ऐसे चीज़ें होती हैं जो पूरे फॉरेस्ट में जाती हैं। लेकिन जो आप यूजर अकाउंट बनाते हैं ना, वो कौन सी पार्टीशन? दिस वन। और इसकी जो रेप्लिकेशन है वो डोमेन स्पेसिफिक। आती है बात सर ये ऊपर और दोबारा का देखें, स्कीमा पार्टीशंस पहले बताएं, आइडिया है, नाम सुने हैं इनके? पहली दफ़ा सुन रहे हैं, पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो माशाल्लाह। ये फिर तो आप लोग जो है ना, वो अगर आप लोग 4 लोग ही हैं तो आप लोग 2-3 लेक्चर जो है ना एडीएस के पहले पढ़ लें, अगर आप लोगों के ये हालात हैं एडीएस में, फ्रेंकली स्पीकिंग। हम तो भी हैरान हो रहे हैं कि वो इसीलिए तो मैंने कहा अभी तो मेरा अगर आप लोगों को एडीएस की इतनी ये तो क्यों हसन, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन तो मैं आपको करवा दूंगा, इंस्टॉलेशन आप कर लेंगे एक्सचेंज, लेकिन जो आगे की चीज़ें हैं ना, उनमें यू विल रियली बी इन ट्रबल। ये तो बेसिक्स हैं, ये तो बेसिक्स हैं कि आप एक्टिव डायरेक्टरी में जब भी, एक्टिव डायरेक्टरी की पार्टीशंस का मतलब है ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग। जब आप एडीएस में कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना, तो उसकी जो ग्रुपिंग होती है ना, उसकी बेस पे हम कहते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट, जिस तरह एक कबर्ड है, अपैरेंटली इसका ये खाना है, लेकिन आप खोलते हैं तो ऊपर जनाब लाइक बनियानें रखी हुई हैं, नीचे बुक्स रखी हुई हैं, उससे नीचे शर्ट्स रखी हुई हैं, तो आप कहेंगे जी सिमेट्री 3 सिमेट्रीज में की हुई है। तो सेम वे एक्टिव डायरेक्टरी जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करती है ना, उसके जो स्लाइसेस बनाती है वो 4 है। एक है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन और स्कीमा की चीज़ें होती हैं। स्कीमा पता है? इसकी मम्मा गॉड यार, आप लोग एक्सचेंज के लिए क्वालिफाइड हैं। स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या है? ये वैसे एफसीआईटी की चीजें हैं, आउटलाइन में पेपर में आती है, पढ़ाई जाती है। हमें चलें अब सुने स्कीमा क्या है, सुन लें यहीं सुने, मुझे काम खिलारा ना डालें। स्कीमा क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी जो है, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ जो नॉर्मली मैं क्लास में देता हूँ, कि आप लाइक एक स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ जाके आप कभी भी ये नहीं कहेंगे बुक सेंटर कि यार 2 किलो गुलाब जामुन दे, ऐसा तो नहीं होगा। और इसी तरह आप स्वीट्स शॉप पे जाके ये नहीं कहेंगे कि यार 2 तंग लाइन वाले रजिस्टर दें, ठीक है। दोनों का जो स्कीमा है वो डिफरेंट है। स्कीमा देखें, एक डेटाबेस में भी स्कीमा होता है, उसको भी जहन में बिल्कुल नहीं आने देना, ठीक है। ये मैंने आपके लिए कहा है कि आप डेटाबेस का कल भी पूछ रहे थे कि कहीं आप डेटाबेस में जो हर यूज़र का स्कीमा होता है उसे ना बीच में ले आए। एसक्यूएल में भी होता है और एक्सेल में भी होता है। देखें, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा का मतलब है कि एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट किस किस किस्म के हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। लाइक एक्टिव डायरेक्टरी में आप क्या बनाते हैं? यूज़र बनाते हैं, कंप्यूटर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ आप बनाते हैं। क्या एक्टिव डायरेक्टरी में मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं 50 कोर्सेज ऑफर करता हूँ, तो उन कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाए?
अगर इसका आंसर है यस तो एक्टिव डायरेक्टरी एक्सटेंडेबल है, और अगर इसका आंसर है नो तो एक्टिव डायरेक्टरी एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो ये शायद आपने पढ़ा हो बुक, अगर आप पढ़ें तो बुक में लिखा होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्कीमा है वो एक्सटेंड हो सकता है। इसका मतलब है ये आप कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करूँ तो न्यू में यूज़र कंप्यूटर, नीचे एक ऑप्शन आ जाए डिवाइसेस, ये क्लासेस है ना ऑब्जेक्ट्स की, मैं आपको स्कीमा खोल के दिखाता हूँ। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये तो होती हैं क्लासेस। क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ में जो इन्फॉर्मेशन आप पुट करते हैं उन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। जिस तरह लाहौर वैल्यू है, सिटी एट्रीब्यूट है। ठीक है, हो सकता है आपको क्लासेस की ज़रूरत ना पड़े, आपका बॉस कहे कि यार ये यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में यूज़र नेम, पासवर्ड सारा कुछ आता है, यार यहाँ पे तस्वीर भी आनी चाहिए यूज़र की। अब अगर ये वो आपसे कहता है तो वो क्या कह रहा है, वो नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है ज़ाहिर की है उसने, जायज़ ख्वाहिश है, और ये पूरी हो सकती है कि यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में जहाँ बाकी इंफॉर्मेशन आ रही है वहाँ एक ऊपर। अब इसके लिए नया एक एट्रीब्यूट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसकी डाटा टाइप होगी इमेज। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि जिफ आ सकता है, बिट मैप आ सकता है, व्हाट्सएवर, तस्वीर स्कैन करेंगे, मैं ब्राउज करके दे देंगे, आ जाएगी। तो ये आपने क्या किया, आपने नया एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया, तो आपने स्कीमा को एक्सटेंड किया है। और जब आप ये काम करेंगे तो ये कहाँ रेप्लिकेट होगा, पूरे फॉरेस्ट में। अब आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं आपको स्कीमा दिखा देता हूँ तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये पूरे फॉरेस्ट में क्यों रेप्लिकेट हुआ, क्योंकि जो चेंजेस आपने की थी वो डोमेन वाली नहीं थी, वो फॉरेस्ट वाली थी। आप लोग 2 लेक्चर ले लें एक्सचेंज की फॉर्म उसके इसके एडीएस की फाउंडेशन के, ठीक है, कोई मैं उससे आपको एक्स्ट्रा फ़ी नहीं चार्ज करूँगा, और उसके बाद फिर आप एक्सचेंज स्टार्ट कर दें। मशवरा है, क्योंकि काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है, और मैं सबसे ज़्यादा वरी ये हूँ कि अगर एडीएस में हालात हैं तो डीएनएस में क्या हालात हैं, क्योंकि डीएनएस की इन्वॉल्वमेंट इससे भी ज़्यादा है। या फिर यह है कि जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ बता दूँ, जैसे आप कहते हैं। बेहतर है कि आप पहले बता दें। क्योंकि सर एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो ऐसे नहीं, एक्सचेंज आपका प्रॉपरली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप छोड़ दें, वो बिल्कुल प्रॉपर होगा। आप खुद ना करें वो अलग बात है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, आपके पास वो प्रॉपर ही होगा। अच्छा, ये देखें अभी स्कीमा यहाँ नहीं आ रहा, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा, उसकी आपको DLL फाइल रजिस्टर करनी पड़ेगी। बताओ हसन, नहीं याद? चलो याद रखा करो ना यार, ऐसे तो मज़ा नहीं आता। अभी मैसेज आना चाहिए स्क्रीन पे कि DLL रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये जब तक एक्सचेंज कंप्लीट नहीं होगा ऐसे ही सोया रहेगा, परेशान नहीं होगा। ठीक है, अब आपको MMC में एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा मिलेगा। देखिए इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आएंगी, 2 फोल्डर होंगे।
एक पे लिखा होगा क्लास, एक पे लिखा होगा एट्रीब्यूट। इन दो चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता एक्टिव क्लास। सही। क्लासेस, एट्रीब्यूट, बस। ये देखो क्लास और उससे नीचे क्या है, एट्रीब्यूट। अब इसको आप खोलेंगे इसमें बेवहा एट्रीब्यूट नजर आएंगे आप। यही क्लासेस के लिए इसमें बहुत सारी क्लासेस। और अगर आप कोई चेंजेस करने लगे तो ये आपको बहुत बड़ा सा एक मैसेज देता है कि जो तुम काम कर रहे हो इससे पूरा एंटरप्राइज चेंज होगा। देखें मैसेज सुनिएगा, वार्निंग, क्रिएटिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट इज अ परमानेंट ऑपरेशन व्हाइल दीस ऑब्जेक्ट मे बी डिसेबल्ड टू प्रिवेंट देयर यूजेज। तो कह रहा है आप ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिसेबल कर दें और उसे करंटली यूज ना करें, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी डिलीटेड एंड विल बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर एंटरप्राइज इंस्टॉलेशन। एंटरप्राइज इंस्टॉलेशन पूरा फॉरेस्ट। वो कह रहा है ये जो आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, भी मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ तो ये दे देगा मुझे सफ़ा, आपको बताएं जी क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि बिवेयर व्हाट यू विश फॉर। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तभी ये करें, अदरवाइज पूरे फॉरेस्ट में होते हैं। लेकिन यूज़र अकाउंट ऐसा नहीं होता। जब यूज़र अकाउंट बनाते हैं तो डोमेन से बाहर नहीं निकलना। बात समझ में आती है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चार पार्ट, अच्छा इसकी भी बात सुने ना पहले, एप्लीकेशन पार्टीशन, ये इसमें क्या होता है? इसके सामने क्या लिखूँ, फॉरेस्ट स्पेसिफिक लिखूँ या डोमेन स्पेसिफिक लिखूँ? हसन तुम सारा भूल गए, मैं बता रहा हूँ सब भूल गए। नहीं बताना नहीं कि मेरे से पढ़ा है। और भी तो लोगों से पढ़ा है, उनका नाम लेते या फिर याद रखना। कॉन्फ़िगरेबल रेप्लिकेशन, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेबल रेप्लिकेशन। अब कॉन्फ़िगरेबल अगर है तो उसका मतलब फॉरेस्ट स्पेसिफिक भी हो सकती है, डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकती है। हसन कोई एप्लीकेशन बताओ जो अपना डाटा एप्लीकेशन पार्टीशन पे रखती है। इसका आंसर गलत दिया तो तुम्हारे बैनिंग कर देनी है, एंट्री बैन कर देनी। सर आप सारा भूल चुके हैं, गारंटी है। बेसिकली आपने मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन बतानी है जो अपना डाटा एप्लीकेशन पार्टीशन पे रखती है, मैंने सवाल किया। हमेशा मैं क्लास में एक बात कहता हूँ कि एप्लीकेशन का मतलब हमेशा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट नहीं होता। डीएनएस भी एप्लीकेशन है। क्या डीएनएस अपना डाटा एक्टिव डायरेक्टरी पे रख सकती है? ये तो पढ़ा होगा, एडी इंटीग्रेटेड जोन होता है ना, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेबल का मतलब है कि जब डीएनएस अपना डाटा इस पार्टीशन पे रखेगा तो वो फॉरेस्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है और डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकता है। यानी उसकी रेप्लिकेशन, यानी ये कंट्रोल में है आपके, कॉन्फ़िगरेबल है ना। बाकी दोनों कॉन्फ़िगरेबल नहीं है। अगर आप कहें सर मैं चाहता हूँ डोमेन डाटा पूरे फॉरेस्ट में रेप्लिकेट हो, तो आंसर है ये नहीं हो सकता। अगर आप कहें सर स्कीमा जो है ये बस डोमेन में ही रहे, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ होता है। इसकी एप्लीकेशन डोमेन प्लस फॉरेस्ट दोनों पे हो सकती है। ये देखें डीएनएस खोलें ज़रा, डीएनएस ओपन करें, आज जाके ज़रा अफ्तारी करें और उसके बाद ज़रा रिवाइज करें, ठीक है। ये देखें जी डीएनएस में जोन की प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाएं, ये प्रॉपर्टीज़ में आ गए और ये देखो क्या लिखा हुआ है, जोन की टाइप कौन सी है, इसका मतलब है डाटा कहाँ स्टोर कर रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी। और ये रेप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है, ऑल सर्वर इन दिस डोमेन टू ऑल डीएनएस सर्वर इन दिस डोमेन। लेकिन अगर ये रेडियो बटन सेलेक्ट कर दूं तो फिर क्या है, तो फिर कॉन्फ़िगरेबल हो गया ना, हुआ कॉन्फ़िगरेबल। यानी डीएनएस एप्लीकेशन थी, वो अपना डाटा अगर एडीएस में पुट कर रही है तो वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके, उसे फॉरेस्ट में जाना चाहिए डोमेन में, तो हैंस कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन। इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये कहां पर जाए? हाँ, इसका स्कोप फिक्स नहीं है, बाकी दोनों का स्कोप फिक्स है, यही हो जाए, लेकिन ये इसका स्कोप जो है आपके कंट्रोल में है, आप बता सकते हैं। अच्छा, इन पार्टीशन को सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, क्या आपने याद रखना है कि दीज पार्टीशंस आर रेप्लिकेशन यूनिट्स। बस ये रेप्लिकेशन यूनिट इतनी खूबसूरत बात है, ये याद रखना। ये पार्टीशन क्या है, ये रेप्लिकेशन यूनिट्स हैं, ठीक है। सर सारा भूल गया यार, तो मैं तो पढ़ाते हो क्यों भूल गया, मैं हैरान हूँ। तो 2 महीने तो कुछ भी नहीं होते।
पढ़ाया हुआ जो है उसका TTL कम से कम 1.5 से 2 साल होता है। मैंने जब जॉब की थी आपको पता है 2 से 3 महीने में पढ़ाते ही नहीं था। इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए यार ये तो। ले जी ये एक्सचेंज इंस्टॉल हो गया, फिनिश करें इसे। अब हम इसे फिनिश करके जब ओपन करेंगे, एक काम मुझे इसमें और करने हैं। मीनवाइल मैं आपको और जो बातें वो बता दूँगा। मुझे ज़रा इसकी रैम इंक्रीज़ करने दें ताकि परफॉर्मेंस जो है उसमें ज़रा बेहतर परफॉर्मेंस रहे इसकी रैम में कर रहा हूँ। GB बहुत हो गई। ओके हो गया जी। अच्छा जी, ये बिल्कुल परेशान नहीं होना इसकी इस हरकत से। इसको बंद करें, इसको भी बंद करें। मैं अब क्या करने लगा हूँ, ब्राउज़र खोल रहा हूँ और एक्सचेंज को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, और एक्सेस करने पे क्या होना चाहिए मेरे साथ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, प्रॉम्प्ट, बार बार प्रॉम्प्ट करना चाहिए इसे। ठीक है जी, ये हम सर्वर का नाम दे दें IP है। हाँ नाम दे दें, IP दे दें, दोनों चलेंगे। DNS में चाहे कस्टम एंट्री बना दें मेल के नाम से, उसमें IP दे दें, मेल लिख दें। वो एक्चुअली आपने देखा होगा ना ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन नाम वो लंबा चौड़ा कर देता है, वो मुझे याद नहीं रहा कि वो नाम मैंने चेंज करना है, तो इसलिए अब मैंने IP दिया, वो नाम इसने ख़राब किया हुआ। ये देखें, ये नाम है, सही है। रशियन किस्म का नाम रखा है इसने। ये देखिए ना, इसका ये बिहेवियर ही बता रहा है। और ये जो वार्निंग आती है ना, इस वार्निंग को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। ये वार्निंग इसलिए आती है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट देखें HTTPS लिखने का मतलब क्या है, सिक्योरिटी और ठीक हो गया, HTTP सिक्योर तो हुआ, और इससे अगली बात ऑथेंटिकेशन तो HTTP भी हो सकती है, सर्टिफिकेट। देखें HTTP या HTTP ओवर SSL, आप HTTP ओवर SSL कहें या HTTPS कहें, बात एक ही। जहाँ भी SSL आ गया वहाँ पे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के बगैर SSL कॉन्फ़िगर हो ही नहीं सकता। ये वार्निंग आपको इसीलिए आई है क्योंकि वो देखें ऊपर क्या लिखा था, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट है वो ठीक नहीं है, वो सेल्फ साइंड है। अगर आप उस सर्टिफिकेट को ठीक कर दें, सेल्फ साइंड से ख़त्म करके उसको प्रॉपर कर दें, तो फिर ये वार्निंग ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ रही बात? लें जी, एडमिनिस्ट्रेटर दिया, पासवर्ड दिया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर दिया, ऐट ये दिया,
ऑथेंटिकेट करें कैसे? ऑथेंटिकेशन करनी किसनी है? IIS ये काम किस तरह कर रहा है। तो ये इतनी खूबसूरत बात है। देखिए हुआ क्या है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है? ये पेज किसने दिखाया मुझे? IIS ने। ठीक है, IIS ने जब इंफॉर्मेशन आपकी ली तो वो आगे पुट करनी थी, उसने ADS से HTTP ने रिक्वेस्ट लेके जानी थी, ADS से चेक करके लाना था कि यूज़र ने पासवर्ड ठीक है या नहीं। दरम्यान में ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल मिसिंग था। ठीक है, तो जो मॉड्यूल ये इंटरफेस दिखा रहा है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट मेरी पुटअप होनी थी थ्रू HTTP, ADS को यूज़र ने पासवर्ड वेरीफाई होना था, वो काम नहीं हो सका, वो दरमियान की चीज़ मिसिंग थी। तो जब उसका टाइम को लिव एक्सपायर हुआ, जितने टाइम में वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने मुझे मैसेज दिखा दिया कि यूज़र ने पासवर्ड गलत होगा, इसीलिए आप ऑथेंटिकेट नहीं है, मसला यूज़र ने पासवर्ड में, पूरी लॉजिक एग्जिस्ट कर रही है। पूरी लॉजिक एग्जिस्ट है। मसला कहाँ पे है? ऑथेंटिकेशन का पैरामीटर मिसिंग है। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम जनाब IIS में जाएंगे। आपका नाम क्या था? तैयब। तैयब आप पहले भी आए हैं, वो आप यहाँ पे इन लोगों से पहले आए हैं? पक्की बात है? सर पहले भी हमारे साथ हुआ शायद आपको नहीं तो कह रहे हैं उसके अलावा उसके अलावा कभी नहीं। ग्रुप के अलावा मेरे पास ना वो CCI वाले 5 लड़के आए थे, पता नहीं उनसे शक्ल मिल रही है आपकी। 5 लोग आए थे जो CCI में बेचारे रह गए थे और वो फिर कह रहे थे हमने MCITP करनी है, तो मैंने कहा था कि नहीं आप MCITP ना करें। अब आए वही होगा। नहीं सर क्योंकि 5 लोग आए थे, उनमें यानी थोड़ा सा मेमोरी पे जोर दूँ तो आई हैव गॉट वेरी गुड मेमोरी। अगर आप आए हैं तो फिर आप छुपा नहीं सकेंगे। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है? रोल ऐड नहीं करवाना, सॉरी गलत मैंने क्लिक कर दिया। आपको यहाँ जाके फीचर्स में, सॉरी रोल्स में, इसी पे राइट क्लिक करके आप कहेंगे ऐड रोल सर्विसेज। ठीक है, उसी की एक एग्जिस्टिंग सर्विस है ना जो आपने ऐड करवाई है जी, वो तो रिमूव थी। नीचे क्या कह रहे थे आप? नहीं आप ये नीचे आ गए ना, वैसे वो साइड में भी आता है, साइड पे हाँ, वो वहाँ पे भी आ जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ऐड रोल नहीं करना, वो तो वहाँ से कर दें या यहाँ से कर दें, डजेंट मैटर, आपने ऐड रोल सर्विस करना है। यानी नीचे आए और ये बेसिक है, ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर दिया, ये इंस्टॉल होता है, उसके बाद हम ऑथेंटिकेट करवाते हैं। सही सिक्योरिटी में सिक्योरिटी, बेसिक और सिक्योरिटी। हाँ बेसिक और विंडोज़ एडिशनल भी करता, कोई इशू नहीं है। जो जो एक्सचेंज के लिए रेलेवेंट है वो वहाँ पे एक पॉपुलर बेसिक है। और दूसरा विंडोज़ इंटीग्रेटेड। लें जी, एडमिनिस्ट्रेटर, इसका रुकना बता रहा है कि काम हो गया। ठीक है, तो वो बेसिकली ऑथेंटिकेशन में इशू अगर हो तो फिर ये इस तरह से करता है। फर्स्ट टाइम जब आप होंगे लॉग ऑन तो आपसे लैंग्वेज और टाइम जोन पूछेगा, तो आप जाना चाहें दे दें। ये यूज़ द ब्लाइंड एंड लो वर्जन एक्सपीरियंस, अगर आप चाहते हैं फॉन्ट बड़ा हो जाए इसका, आपको डिसेबिलिटीज़ हैं, आपकी आईसाइट वीक है, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। मेरा ख्याल है आज इतना ही रखें, जाके इसे रिवाइज़ करें।